Audio Jungle. Audio Jungle. सो चलिए गाइस, बात करते हैं थाईलैंड ट्रिप कैसे प्लान करें, कैसे स्टार्टिंग करें। अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको थाईलैंड जाना है, तो नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा आपको कब जाना है थाईलैंड, कब का आप प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइस मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि थाईलैंड 12 महीने आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थाईलैंड 12 महीने फंक्शनल रहता है, सारी एक्टिविटीज़ 12 महीने चलती हैं। 12 महीने आप एंजॉय कर सकते हैं। कभी सर्दी रहेगी, कभी गर्म रहेगा, कभी बारिश रहेगी, बट आपका ट्रिप स्पॉइल नहीं होगा। बट फिर भी अगर प्रेफरेंस पूछा जाए या बेस्ट टाइम टू ट्रैवल थाईलैंड पूछा जाए, तो वो होता है गाइस नवंबर से लेके अर्ली अप्रैल तक। मतलब नवंबर से लेके आप अप्रैल 10-15 तारीख तक का अगर प्लान करते हैं, तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है थाईलैंड विजिट के लिए, क्योंकि उस टाइम मौसम बहुत प्लेजेंट रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, आप फुल डे यूज़ कर सकते हो घूमने में। और उस टाइम टेम्परेचर जो रहता है समवेयर बिटवीन 22 से 29-30 डिग्रीज़ के बीच रहता है, जो कि थाईलैंड के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। बट ये मंथ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट्री रहते हैं, आपको हर जगह क्राउड मिलेगा, आपको कहीं कहीं पे टिकट की लाइन्स वगैरह में वेटिंग मिल सकता है, कहीं पे फेयर्स आपके ज़्यादा हो सकते हैं, फ़्लाइट्स कॉस्टली हो सकती है, होटल्स एक्सपेंसिव हो सकते हैं, वो अलग है। बट क्लाइमेट वाइज और आपको टूरिस्ट्री वाइज सबसे बेस्ट टाइम यही है, नवंबर से अर्ली अप्रैल तक अगर आप जाएंगे तो इट्स द बेस्ट टाइम। अब बात होती है गाइस चीपेस्ट मंथ्स टू ट्रैवल थाईलैंड, तो वो आता है अपना मार्च से लेके सितंबर तक। अगर आप थाईलैंड मार्च से लेके सितंबर के बीच कभी भी जाते हैं, तो आपको आइदर फ्लाइट्स हो, आइदर होटल्स हो, आपको साइट सीइंग टूर्स हो, ये सब कंपैरेटिवली चीप प्राइस में मिलेंगे। बट क्लाइमेट का थोड़ा अप डाउन रहेगा, आपको प्रॉब्लम आ सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है बहुत गर्मी है तो आप दोपहर में बाहर ना निकल पाए, मॉर्निंग में और इवनिंग में और रात को घूमें। बट ओवरऑल आपको सब चीप मिलेगा, शॉपिंग भी उस टाइम पे चीप रहती है, भीड़ भी कम रहती है। सबसे मेन बात है भीड़ भी कम रहती है। अगर आप कोई साइट सीइंग टूर पे जाते हैं आपको वेटिंग नहीं मिलेगा, आइलैंड टूर पे जाते हैं आपको बोट उतनी फुल नहीं मिलेगी, बट मज़ा फुल ऑन आएगा। थाईलैंड 12 महीने आप जाएंगे, आपका ट्रिप बर्बाद नहीं होगा, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। 12 के 12 मंथ्स आप थाईलैंड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो गाइस अब बात आती है थाईलैंड के लिए फ़्लाइट्स कैसे, कहाँ से, कब बुक करें। तो सबसे पहला जो मेरा आपको टिप रहेगा वो ये रहेगा, थाईलैंड जाने से एटलीस्ट 15 दिन पहले आप टिकट बुक करें तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। अब वो 15 से अगर आप 30 दिन पहले भी बुक करते हैं तो आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा 15 और 30 दिन में। पर अगर आप 15 दिन की जगह 3 दिन पहले बुक करते हैं तो आपको प्राइस में डिफरेंस आएगा। तो जो स्टैंडर्ड बुकिंग टाइम होता है थाईलैंड का वो है, अगर आप 15 दिन पहले बुक करते हैं तो यू विल गेट वेरी गुड प्राइस। अब बात आती है कि फ़्लाइट कहाँ से बुक करें। गाइज ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं फ़्लाइट बुक करने के लिए, आपको मालूम है मेक माई ट्रिप, यात्रा, गोवा, ईबीबो, जहाँ से कॉमन लोग सब लोग बुक करते हैं। बट आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो ओब्वियसली मुझे आपको कोई ऐसा ऑप्शन बताना है जहाँ से आप पैसा भी सेव कर पाएँ और आपको फ़्लाइट ऑप्शन भी अच्छा मिले। तो गाइज मैं 2 वेबसाइट सजेस्ट करूँगा आपको, एक है skyscanner.com और एक है अपना वीगो। ये दोनों आपको स्क्रीन पे वेबसाइट का लिंक दिखेगा। इन वेबसाइट के थ्रू आपको ऑलवेज कहीं भी जाने के लिए बेस्ट टू बेस्ट इंटरनेशनल फेयर मिलेंगे। और दूसरा, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि इस मंथ में कब जाना है, तो आपको ये वेबसाइट्स वो भी बताएंगी कि कौन से डेट्स पे चीपेस्ट फेयर हैं। तो आप ये दोनों वेबसाइट्स यूज़ करके चीपेस्ट फेयर्स में बेस्ट टू बेस्ट फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। एनी टाइम यू कैन बुक, फॉर एनी प्लेस यू कैन बुक। ये 2 वेबसाइट्स आप यूज़ कीजिए और इजीली आप अपना फ़्लाइट बुक करिए, यू विल सेव लॉट ऑफ मनी। अब बात आता है फ़्लाइट का, तो गाइस थाईलैंड के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी हैं हर जगह से और 1 स्टॉप फ्लाइट भी हैं। 1 स्टॉप फ्लाइट का जो फेयर आता है वो माइनर कम होता है, बहुत मामूली सा फेयर कम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको डायरेक्ट फ़्लाइट 15,000 का पड़ रहा है
तो आपको वन स्टॉप फ्लाइट कुछ 12,500-13,500 में पड़ेगा। बट ये जो 1,500-2,000 रुपये है, ये आपको बहुत भारी पड़ेंगे अगर आप वन स्टॉप फ्लाइट लेके जाते हैं तो मेरा ओवरऑल सजेशन आपको यही है कि अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करें। इंडिया के मेजर सिटीज़ से डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल है बैंकॉक एंड फुकेट के लिए, तो आप हमेशा डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करें तो आप बहुत कंफर्टेबली पहुंचेंगे और बहुत अच्छी जर्नी रहेगी आपकी। अदरवाइज़ आप हॉलीडे पे जा रहे हैं और अपना ट्रिप स्पॉइल करने का कोई मतलब नहीं है। सो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप हमेशा डायरेक्ट फ़्लाइट्स देखें। बट हाँ, कुछ डेस्टिनेशन से डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस आपको वन स्टॉप फ्लाइट बुक करना पड़ेगा और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। थाईलैंड के जो अपना इंडिया से फ़्लाइट्स हैं वो जाते हैं बैंकॉक एंड फुकेट, ये 2 सिटीज़ में जाते हैं अपने फ़्लाइट। और मेजरली सिटीज़ से बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी हैं और बहुत से सिटीज़ से फुकेट के लिए भी अब डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो गए हैं। बट अगर आप कुछ सिटीज़ के नियरेस्ट हैं जो मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखाने वाला हूँ, तो आपको थाईलैंड का फ़्लाइट बहुत सस्ते प्राइस पे मिल सकता है। ये सिटीज़ हैं कोलकाता, वाइजैक, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, अमृतसर। इन सिटीज़ से थाईलैंड के फ़्लाइट्स हमेशा कंपैरेटिवली कम में अवेलेबल होते हैं। मुंबई एंड दिल्ली से प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट चार्जेस एंड ऑल थोड़ा हाइयर साइड रहता है और फ्लाइट्स भी सब हाई क्लास फ़्लाइट चलती हैं अपनी मीन्स से। एयर एशिया वगैरह यहाँ से इतना ऑपरेट नहीं होती है तो इधर से थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट अगर आप ये जो लिस्ट आपने देखी यहाँ से कहीं से आप फ़्लाइट बुक करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली चीप प्राइस मिलेगा। अब बात आती है थाईलैंड के वीज़ा के लिए। कोरोना का टाइम चल रहा है अभी, तो अभी सारी कंट्री के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज सब कुछ चेंज हो चुका है। बट बिफोर कोरोना थाईलैंड के लिए आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होते थे वीज़ा के लिए: ई वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल एंड प्री वीज़ा फ्रॉम एम्बेसी। बट अब कोरोना के टाइम में एज ऑफ नाउ मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अप्रॉक्स आपको ओनली 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है प्री वीज़ा जो कि आप काउंसलेट या एम्बेसी से करवा सकते हैं, और एक है ई वीज़ा जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से सबमिट करना पड़ता है और वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वीज़ा अलॉट किया जाता है। वीज़ा ऑन अराइवल अभी स्टार्ट नहीं है। कुछ कंट्रीज़ के लिए थाईलैंड मैंने सुना है कि रिसेंटली स्टार्ट किया है वीज़ा ऑन अराइवल, बट इंडिया के लिए अभी नहीं किया है और अगले कुछ महीने तो इम्पॉसिबल है कि इंडिया के लिए थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल स्टार्ट करेगा। सो बेटर है आप ई वीज़ा या प्री वीज़ा का ऑप्शन लें। अप्रॉक्स 2,500 इंडियन रुपीज़ से 4,000 इंडियन रुपीज़ के बीच में आपको वीज़ा मिल जाएगा एट प्रेजेंट। पहले वीज़ा का प्राइस अलग था, पर अभी एट प्रेजेंट 2,500 इंडियन रुपीज़ से 4,000 के बीच वीज़ा का प्राइस है। डिपेंड आपको कौन सा वीज़ा चाहिए, किस टाइप का वीज़ा चाहिए। देयर आर मैनी टाइप ऑफ वीज़ाज, सो आप अकॉर्डिंगली चूज़ करके ले सकते हैं। वीज़ा के लिए आपको कोई भी डाउट या इशू हो या आप चाहते हैं हम आपका वीज़ा लगवा के दें, तो जो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके आ रही हैं उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे और आपका वीज़ा लगवा के देंगे। गाइस, लास्ट वीज़ा वाले पॉइंट में मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूँगा। एट प्रेजेंट कोविड सिचुएशन के ड्यूरेशन में थाईलैंड गवर्नमेंट ने ये अपने टूरिस्ट वीज़ाज़ को स्पेशल टूरिस्ट वीज़ा नाम दिया है, STV जिसको बोलते हैं। इसमें इन्होंने क्वारंटाइन का रूल रखा है। मेजरली कंट्रीज़ के लिए 14 डेज़ क्वारंटाइन का रूल है और फ्यू कंट्रीज़ के लिए 7 डेज़ उन्होंने अभी कर दिया है अमेंडमेंट में। तो 7 to 14 डेज़ का आफ्टर अराइवल आपका क्वारंटाइन है, और ये जो क्वारंटाइन है वो आप जो होटल बुक करेंगे उसमें ही रहेगा। आपके हैंड पे स्टैम्प मार के और पासपोर्ट पे स्टिकर लगा के देंगे कि डेट ऑफ अराइवल से 7 to 14 डेज़ आप घूम नहीं सकते हैं ओपनली, आपको सिर्फ होटल में ही रहना है। और ये इंस्ट्रक्शन होटल को भी दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। फिर 7 या 14 डेज़ जो भी आपका क्वारंटाइन पीरियड है उसके बाद आप फ्रीली घूम सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में ये है, और ये अभी एटलीस्ट नहीं तो फेब या मार्च तक कंटिन्यू रहेगा क्वारंटाइन का रूल। फेब या मार्च के बाद गवर्नमेंट इसको नॉर्मलाइज कर सकती है, और मे बी ऐसा भी कर सकती है कि जब तक आपकी कोविड रिपोर्ट आए अराइवल पे टेस्ट के बाद 1 या 2 दिन वो आपको क्वारंटाइन रहना है, फिर आप फ्री हैं। सो मैंने कहा जस्ट आपको अपडेट कर दूं कि अभी स्पेशल टूरिस्ट वीज़ा चल रहा है जो कि फेब या मार्च तक चलेगा। फीस इसकी सेम है, प्रोसेस सब सेम है, बट आपको ऑन अराइवल क्वारंटाइन होना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम करेंसी की।
जैसे आप जानते हैं कि हर कंट्री की एक अलग करेंसी होती है और वो उस कंट्री में वही करेंसी चलती है, तो वैसे ही थाईलैंड में जो करेंसी चलती है वो है थाई बात, और इसका जो कन्वर्जन रेट रहता है इंडिया से वो यूजुअली 2.20 से लेके 2.50 के बीच में ही फ्लक्चुएट होता है, तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन रहता है कि अगर आप इंडिया में फॉरेक्स एक्सचेंज से करेंसी कन्वर्ट करवा के ले जाएं तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अनलेस थाई करेंसी आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगी, एयरपोर्ट काउंटर्स पे, थाईलैंड में सिटी में फॉरेक्स काउंटर्स पे, सब जगह प्राइस अप डाउन होता है। एयरपोर्ट पे प्राइस ओब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव रहता है हमेशा, बट इंडिया से आपको बेस्ट टू बेस्ट प्राइस मिलेगा हमेशा अगर आप फॉरेक्स एक्सचेंज से लेंगे, क्योंकि इंडिया और थाईलैंड के बीच टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, तो करेंसी बहुत लेस मार्जिन पे होता है, तो आपको इजीली मिलेगा और बहुत अच्छे प्राइस में मिलेगा। तो मेरा सजेशन है आप इंडिया से ही कन्वर्ट करा के ले जाएं करेंसी जितनी आपको चाहिए, और बाकी साथ में आप अपने कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। अगर आप इंडियन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो भी थाईलैंड में हर जगह ईजीली यूज़ होता है। उसमें आपको ATM विड्रॉ से करेंसी प्राइस भी बहुत अच्छा मिलेगा, नो डाउट, बट थाईलैंड में एक इशू है कि थाईलैंड में अगर आप ATM विड्रॉ करेंगे तो आपको अप्रॉक्स 220 थाई बात की ATM विड्रॉवल फीस लगेगी, जो कि अप्रॉक्स 450 पौने 500 के आसपास होता है। वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज होगा। आपको कन्वर्जन रेट अच्छा मिलेगा पर वो फीस आपको एक्स्ट्रा चार्ज होगी। पर अगर थाईलैंड में आप कहीं भी कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपको कोई फीस चार्ज नहीं होगी। सो आप हमेशा कैश के अलावा कार्ड कैरी करें कि अगर आप मॉल या किसी ब्रांडेड शोरूम से कुछ परचेज कर रहे हैं तो आप कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। अब बात करते हैं गाइस, थाईलैंड में कौन सी सिटीज़ हैं जो टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शंस हैं या जहाँ पे आप जा सकते हैं एज ए टूरिस्ट। तो जो सबसे फेमस सिटीज़ हैं वो है बैंकॉक, पटाया, फुकेट एंड क्राबी। ये 4 सिटीज़ हैं जो मेजरली टूरिस्ट, स्पेशली इंडियन टूरिस्ट मेजरली यहीं पे जाते हैं। इसके अलावा कुछ आइलैंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं जो कि एक आइलैंड है। ऐसे तो फुकेट को भी एक आइलैंड ही बोलते हैं बट वो एज अ सिटी काउंट होता है। सो जो प्रॉपर आइलैंड में काउंट होता है उसमें सबसे फेमस है को समुई, जो कि आपको बाय फ्लाइट जाना पड़ेगा बैंकॉक से लेके, या फुकेट से भी है मे बी एयर एशिया का फ्लाइट। इसके अलावा को चैंग और को समेत, ये 2 आइलैंड्स हैं। ये आपको पहले बैंकॉक एयरपोर्ट से बाय रोड जाना पड़ेगा कुछ 4-5 घंटा 6 घंटा, उसके बाद बाय फेरी है। तो ये 2 आइलैंड्स हैं। और एक है को फंगन, ये थोड़ा सा दूर पड़ता है, इसके लिए आपको फ्लाइट, बस एंड फेरी सब लेना पड़ेगा। तो ये जो 3-4 डेस्टिनेशंस हैं ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। मेजरली टूरिस्ट स्पेशली इंडियन यहीं जाते हैं और यहाँ पे आपको सब रेस्टोरेंट्स, इंडियन फूड एंड ऑल सारे फैसिलिटीज़ मिलेगा। इन टूरिस्ट सिटीज़ में से बैंकॉक, पटाया, फुकेट एंड क्राबी में एयरपोर्ट्स हैं, बट पटाया और क्राबी के एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं हैं। बैंकॉक और फुकेट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, मतलब आप दूसरी कंट्री से इन 2 सिटीज़ में डायरेक्ट लैंड हो सकते हैं, फिर उसके बाद आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके बाकी सिटीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। को समूही जो फेमस है वो है फुल मून पार्टी के लिए, जो साल में 2-3 बार होती है, तो उसके लिए है। फॉरेनर्स बहुत आते हैं यहाँ पे फुल मून पार्टी के लिए। बाकी जो को समेत को चेंगे वो रिलैक्सिंग आइलैंड है, हनीमून कपल्स, फैमिलीज़ वगैरह जाके आप वहाँ रिलैक्स कर सकते हैं, बहुत साइलेंस आइलैंड्स हैं। अब बात करेंगे गाइस सिम कार्ड्स की। तो आप थाईलैंड जा रहे हैं तो अराइवल पे वीज़ा, कस्टम्स वगैरह करने के बाद मैं आपको प्रेफर करूंगा आप टूरिस्ट सिम कार्ड्स एयरपोर्ट से ही ले लें। एयरपोर्ट पे काउंटर्स बने हुए हैं। थाईलैंड में मेजरली 3 कंपनीज हैं जो ऑपरेट होती हैं और तीनों 4G नेटवर्क पे और बहुत अच्छा कवरेज है, तो आप एयरपोर्ट से ही इनका सिम कार्ड ले लें। टूरिस्ट सिम कार्ड में क्या होगा, आपको फुल पैक, टूरिस्ट सिम कार्ड्स बेस्ट रहते हैं गाइस, मैं प्रेफर करूँगा आप एयरपोर्ट से ही ले लें। उसमें क्या होता है, आपको 4G डाटा भी मिलता है और कॉलिंग बैलेंस भी मिलता है, जिससे आप अपनी कंट्री में कॉल कर सकते हैं। तो 3 कंपनियों के जो है मैं पैकेज और प्लान्स आपके स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, आप एक बार देख लेंगे। ये 8 डेज़, 15 डेज़ और 30 डेज़ का मिलता है, जिसमें से मेजरली टूरिस्ट जो है वो 8 डेज़ का लेते हैं, क्योंकि 7-8 डेज़ का प्लान होता है लोगों का, तो वो सबसे ज़्यादा रनिंग प्लान है 8 डेज़ का। और इनमें ये भी आता है कि अगर आपको कॉलिंग का यूज़ नहीं है और डाटा का यूज़ है, तो हर कंपनी के ऐसे पैकेज भी हैं जो डाटा सिम कार्ड है, जिसमें इन्होंने डाटा ज़्यादा कर लिया है, फिर कॉलिंग बैलेंस नहीं है। और अगर आपको दोनों यूज़ करना है तो उसके लिए अलग सिम कार्ड्स हैं।
मैं पैकेज का डिटेल आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। और मेरा सजेशन है आप एयरपोर्ट पर जाकर ही सिम कार्ड लें। अगर आप एयरपोर्ट से सिम कार्ड नहीं लेते हैं तो उसमें होगा क्या, आपको सिटी में मोबाइल कंपनीज़ के अपना शॉप्स ढूंढने पड़ेंगे जो किसी मॉल में या कहीं होंगे, या कुछ 7-Eleven पे भी आपको सिम कार्ड मिलेंगे। वो 50 या 60 बात का आपको प्लेन सिम कार्ड देंगे, उसमें आपको डाटा का रिचार्ज करवाना पड़ेगा अलग से, वो होगा। उसके अलावा आपको अगर कॉलिंग चाहिए तो कॉलिंग बैलेंस रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ओवरऑल नियर अबाउट ही पड़ता है, बट बहुत स्ट्रेस होता है उसमें। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ आप एयरपोर्ट पर ही टूरिस्ट सिम कार्ड लें। 299 थाई बात से स्टार्ट है सिम कार्ड, बेस्ट पैकेजेस हैं और आपको बहुत यूज़ आएगा, पैसा वसूल है फुल। अब बात आती है गाइस ट्रांसफ़र्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बैंकॉक एयरपोर्ट पर जब भी लैंड करेंगे तो आपको करना क्या है, आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ सिम कार्ड्स वगैरह लेके ग्राउंड लेवल पे नीचे जाना है। फूड कोर्ट है जहाँ पर, वहाँ पर से आप अगर बैंकॉक में सिटी में जाने वाले हैं तो आप मीटर टैक्सी ले सकते हैं, जो कि बाय मीटर चलता है एंड वेरी चीप है एज़ पर थाईलैंड ट्रांसपोर्टेशन। एयरपोर्ट से लेने पे आपको अप्रॉक्स 50 बात एयरपोर्ट चार्जेस ऐड होंगे उसमें, बट फिर भी बहुत रीज़नेबल है। सेकंड ऑप्शन है बैंकॉक सिटी में जाने का, आप इंडिया से ही ग्रैब ऐप करके डाउनलोड कर लें। उस ग्रैब ऐप से आप ग्रैब कार, ग्रैब टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो कि अपने इंडिया के ओला उबर टाइप होता है। वो भी कंपैरेटिवली चीप ऑप्शन है, बट मेजरली केसेस में मीटर टैक्सी ज़्यादा चीप पड़ती है। तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी यूज़ करके बैंकॉक सिटी में आराम से चीप एंड बेस्ट वे में पहुंच सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ बसेस हैं बैंकॉक सिटी के, तो वो आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे आपको लोकल इन्फॉर्मेशन काउंटर से सारा डिटेल मिल जाएगा, बस नंबर एंड ऑल, और एवरी 30 मिनट्स में कुछ बस हैं, वो आप लेके लोकल सिटी में जा सकते हैं। अगर आपको बैंकॉक एयरपोर्ट लैंड होने के बाद पटाया जाना है तो सबसे बेस्ट है ग्राउंड लेवल पे जाके आप वहाँ से नूंग नूच वॉल्वो बसेस चलती हैं, एसी वॉल्वो होती है नूंग नूच, ये गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड है, आप वो ले सकते हैं। और उसका टिकट कुछ आता है 180 और 200 थाई बात के अप्रॉक्स का टिकट होता है आपका। और वो हर 15 से 20 मिनट में बस जाती है, अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक चलती है बस। तो आप वो ऑप्शन ले सकते हैं और डायरेक्ट आपको पटाया सिटी में ड्रॉप करेंगे। वो 3-4 उनके स्टॉप्स हैं, आप वहाँ उतर सकते हैं और बसेस में वॉशरूम भी है। अदरवाइज़ सेकंड ऑप्शन है, अगर आपको थोड़ा और कंफर्ट चाहिए, आप बेल सर्विस की बस प्री बुक कर सकते हैं इंडिया से ही। तो उसमें क्या होगा गाइस, आपको एयरपोर्ट से पिक करके डायरेक्ट आपके होटल पर ड्रॉप होगा पटाया में, और आपको बेल सर्विस का पर्सन आपका नेम कार्ड लिए अराइवल्स पे मिलेगा एयरपोर्ट पे, जो आपको पूरा गाइड करके बस में बिठाएगा और बस आपको सीधा पटाया में आपके होटल पे ड्रॉप करेगी। ये सर्विसेज थोड़ी एक्सपेंसिव है नूंग नूज के कंपेयर में, बट इसमें ये है कि अगर आप पे लगेज है या फैमिली के साथ है तो आप कंफर्टेबली डायरेक्ट आपके होटल जा सकते हैं। सेम दोनों सर्विसेज पटाया होटल और पटाया बस टर्मिनल से बैंकॉक एयरपोर्ट के लिए भी चलती हैं। सेम 15-20 मिनट में बसेस हैं, तो आप वो राउंड वे यूज़ कर सकते हैं सर्विस एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड कंफर्ट। अब बात आती है गाइस कि थाईलैंड का आइटिनरी आप कैसे प्लान करें, कितने दिन का टूर आप प्लान करें थाईलैंड का। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए और जो हमने कस्टमर्स भेजे हैं। थाईलैंड का अगर आप टूर प्लान कर रहे हैं तो मिनिमम टू मिनिमम 4 नाइट्स 5 डेज़ का कीजिए। इससे कम करने पे आपको ट्रिप ओवरऑल वर्थ नहीं लगेगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन है मिनिमम 4 नाइट 5 डेज़ का टूर प्लान कीजिए, और इसमें आप कोई भी 2 सिटीज़ कवर करिए, ज़्यादा कवर मत करिए। एक तो बैंकॉक आप रखिए और दूसरा आइदर आप फुकेट डाल सकते हैं इसमें या फिर आप पटाया डाल सकते हैं। अगर आप बजट पे हैं तो पटाया ऐड कीजिए, और अगर आपका बजट का कोई कांस्टेंट नहीं है तो आप फुकेट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फुकेट के लिए आपको एक और फ्लाइट लेना पड़ेगा। मेरे सजेशन में अगर आप थाईलैंड टूर प्लान कर रहे हैं और आपको अगर ड्यूरेशन जो है थोड़ा लंबा करना है, अच्छे से घूमना है, तो आइदर आप 9 नाइट्स 10 डेज़ का कर सकते हैं, आइदर आप 12 नाइट्स 13 डेज़ का कर सकते हैं। और इन ड्यूरेशन में आप बैंकॉक, फुकेट, पटाया एंड क्राबी, ये चारों सिटीज़ अच्छे से कवर कर सकते हैं। आपको अगर इस रिगार्डिंग कुछ भी गाइडेंस या सपोर्ट चाहिए, आप हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर टूर प्लान करवाना है तो भी आप हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फ्री सपोर्ट भी देते हैं, फ्री आपके कंसल्टेशन भी करते हैं।
अगर आप फैमिली हैं या कपल हैं, मेरे प्रेफरेंस में, मेरे सजेशन में आप पटाया को थोड़ा सा स्किप करें, और मेरा जो पर्सनल सजेशन है आप बैंकॉक क्राबी करें या फुकेट क्राबी करें अगर आप कपल हैं तो। पटाया जो है वो मेजरली फ्रेंड्स ग्रुप के लिए है, बैचलर्स बॉयज़ के लिए है, थोड़ा पार्टी और नाइट लाइफ वाला सिटी है वो। पार्टी एंड नाइट लाइफ फुकेट में भी आपको मिलेगा, पर पटाया में थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो फैमिलीज़ और कपल्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पटाया की जगह फुकेट या क्राबी ऐड करें तो बेटर रहेगा। शॉपिंग पर्पस से थाईलैंड में बैंकॉक इज़ द बेस्ट सिटी। वहाँ पे ऐसे कई मॉल्स, कई नाइट मार्केट्स, कई स्ट्रीट मार्केट्स और कई शॉपिंग मार्केट्स हैं जहाँ पे आपको बेस्ट टू बेस्ट शॉपिंग, आइदर वो क्लॉथ्स हो, फैशन हो, आपका लगेज हो, मेकअप हो, कुछ भी हो, सबसे बेस्ट वैरायटीज़ बेस्ट प्राइस में मिलेगा। मैं भी अगर पर्सनली थाईलैंड जाता हूँ तो लास्ट में 1-2 दिन तो मिनिमम बैंकॉक रखता हूँ शॉपिंग के लिए, क्योंकि इतना वैरायटी और इतना बड़ा एरिया है शॉपिंग का कि आपको 1 या 2 पूरा दिन तो शॉपिंग में ही जाएगा। तो अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं और शॉपिंग आपकी लिस्ट में है तो बैंकॉक को आप 1 एक्स्ट्रा दिन तो मिनिमम दें, पूरा 1 दिन सिर्फ शॉपिंग के लिए। अब बात करते हैं गाइस साइट सीइंग टूर्स की। तो अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं, मेरा सजेशन, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, आप सारे अपने साइट सीइंग एंड टूर्स प्री बुक करें इंडिया से जाने से पहले। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं खुद, या किसी ट्रैवल एजेंट या हमारे सपोर्ट से भी कर सकते हैं। इसमें आपका पैसा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपको बेस्ट सर्विस मिलेगी। करने को आप वहाँ जाके ऑन स्पॉट भी कर सकते हैं, बट उसमें आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा, आपको सर्विस भी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी और ओवरऑल एक्सपीरियंस में आपका फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा सजेशन है आप हमेशा अपने साइट सीइंग एंड टूर्स प्री बुक करें इंडिया से ही। मैं कुछ जो फेमस टूर्स है बैंकॉक, पटाया, फुकेट के, वो आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। आप चाहें तो हमसे बुक कर सकते हैं, आप किसी और से बुक कर सकते हैं या खुद बुक कर सकते हैं। सो ये हैं थाईलैंड के कुछ फेमस टूर्स जो आप मिस ना करें तो बेटर है। थाईलैंड में कम्युनिकेशन का इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रबल होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेजरली लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, वो लोग थाई ही बोलते हैं। अगर आप किसी मॉल के शोरूम वगैरह में जाते हैं तो ओब्वियसली वहाँ पे सेल्समैन्स वगैरह को इंग्लिश आती है, बट अगर आप कोई लोकल शॉप पे जाते हैं, स्ट्रीट मार्केट जाते हैं, लोकल टैक्सीज़ या लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं यही बोलूँगा, जाने से पहले आप गूगल ट्रांसलेटर ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आप उसका ऑफलाइन ट्रांसलेशंस भी डाउनलोड कर लें इंग्लिश और थाई के, सो दैट अगर आपको इंटरनेट ना मिले तो आप वो यूज़ कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें। इसके अलावा 6-7 मेन जो डेली यूज़ के वर्ड्स हैं वो आप थोड़ा सीख के जाएं। कुछ वर्ड्स और ट्रांसलेशंस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको और भी गूगल पे और यूट्यूब पे इजीली मिलेंगे। सो ये कुछ वर्ड्स आप सीख कर जाएंगे तो आपको इजी रहेगा डेली लाइफ में, क्योंकि अदरवाइज़ आपको कम्युनिकेशन के कारण इश्यूज़ आ सकते हैं। थाईलैंड में लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। अब बात करेंगे गाइस फूड की और रेस्टोरेंट्स की। थाईलैंड में थाई फूड आपको सबसे सस्ता मिलेगा, बट अगर आप इंडियन हैं और इंडियन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास इंडियन रेस्टोरेंट्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज थाई में वेजिटेरियन फूड में बहुत कम ऑप्शन है और बहुत कम लोगों को पसंद आते हैं। सो अगर आप इंडियन हैं, नॉनवेज हैं, तो आप थाई फूड फिर भी खा सकते हैं। आपको चिकन वगैरह में बहुत वैरायटीज़ मिलेंगी और बहुत अच्छा होता है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, थाई स्ट्रीट फूड बहुत हाइजेनिक और बहुत टेस्टी होता है। आप इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते कि हाइजेनिक नहीं है, तबीयत ख़राब हो जाएगी। थाई स्ट्रीट फूड वर्ल्ड में फेमस है और बहुत हाइजेनिक होता है। फॉरेनर्स मोस्टली थाई स्ट्रीट फूड ही खाते हैं जब थाईलैंड आते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको बैंकॉक, पटाया, फुकेट, क्राबी, ये जो मेन टूरिस्ट सिटीज़ हैं, इसमें हर जगह मिलेंगे, हर एरिया में मिलेंगे, हर कुछ डिस्टेंस पे मिलेंगे, और हर इंडियन रेस्टोरेंट में आपको वेजिटेरियन फूड का ऑप्शन मिलेगा।
इंडियन फूड थाईलैंड में एक्सपेंसिव है, ओब्वियसली आप इन थाई फूड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, बट आपको इजीली रेस्टोरेंट मिल जाएगा और अच्छा खाना मिलेगा, इंडियन ऐसा फूड मिलेगा, चाय वगैरह सब वहाँ मिलती है। अब करंटली तो पटाया में कुछ इंडियन स्नैक्स सेंटर भी खुल गए हैं जहाँ पे आपको पोहा समोसा एक्स्ट्रा भी मिलेगा। सो वो बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। सो अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप थाई फूड ज़रूर ट्राई करें, एंड हो सके तो थाई स्ट्रीट फूड ट्राई करें। थाईलैंड में आपको सारे क्यूजाइंस के रेस्टोरेंट मिलेंगे, जैसा कि चाइनीज़, इटालियन, टर्किश एंड ऑल। और दूसरी बात ये बताऊंगा गाइस, ये जो क्यूजाइंस हैं ये इंडिया से बहुत अलग मिलते हैं। इंडिया में नकली खाना मिलता है अपना चाइनीज़ एंड टर्किश के नाम पे, पर जब आप थाईलैंड में खाएंगे या उन कंट्रीज़ में जाके खाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि असली चाइनीज़ एंड टर्किश फूड क्या होता है। बहुत रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत अच्छा खाना मिलता है और बजट भी बहुत रीज़नेबल है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आप नॉन वेज हैं। एक बात गाइस मैं आपको और बता दूं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूंगा आप थाई वेज फूड ट्राई ना करें तो बेटर है, क्योंकि उसमें नॉन वेज मिक्स होने का चांसेस हैं। जैसे आप जैन हैं कुछ हैं तो आप ना ट्राई करें तो बेटर है थाईलैंड का फूड, क्योंकि ये लोग थोड़ा यूटेंसिल्स एंड ऑल कॉमन यूज़ करते हैं, तो मे बी आपको अगर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। सो अगर आप वेजिटेरियन है तो इंडियन फूड में ही जाएं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, रेस्ट आपकी मर्जी। अगर आप थाईलैंड जाएं, आप थाईलैंड में हैं, तो जो बेसिक शॉपिंग होती है ना, आपका मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर एंड अल्कोहल, या फिर स्नैक्स, बेवरेजेस, कुकीज़, या फिर आपका डेली यूज़ का जो भी सामान है, बेसिक चीज़ें, ये आप वहाँ पे 2 फेमस स्टोर्स हैं जो 24/7 खुले रहते हैं, सुपरमार्केट्स। एक है 7-Eleven, एक है फैमिली मार्ट। यहाँ से ही ख़रीदें। ये सबसे बेस्ट प्राइस, सबसे रीज़नेबल प्राइस और जेन्युइन आइटम मिलेगा आपको, और ये 24/7 ओपन रहते हैं और इन्हें ढूंढने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थाईलैंड की सारी मेजर सिटीज़ में ये स्टोर्स आपको हर 200 मीटर में अवेलेबल मिलेंगे, और हर मेन होटल के नीचे या विदिन 50 मीटर आपको एक ना एक स्टोर मिलेगा ही मिलेगा। सो आप कुछ भी अगर ख़रीदना चाहें जनरल आइटम्स, यहीं से ख़रीदें। बाकी जगह मार्केट में एक्सपेंसिव है और प्रोडक्ट का भी कोई एश्योरेंस नहीं है। सो 7-Eleven एंड फैमिली मार्ट आप यूज़ कीजिए जब भी थाईलैंड में हैं, चाहे कुछ भी आपको ख़रीदना हो। यहाँ पे आपको बहुत वेराइटीज़ और सब कुछ मिलेगा ऑलमोस्ट। थाईलैंड के मेजरली सिटीज़ में बाइक रेंटल बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत से टूरिस्ट जो वहाँ जाते हैं बाइक रेंट करते हैं, क्योंकि घूमने के लिए और सिटी एक्सप्लोर करने के लिए बाइक रेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड चीपेस्ट ऑप्शन। बट बैंकॉक में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप क्राबी है, फुकेट है, पटाया है, को समुई है या कोई आइलैंड पे हैं तो वहाँ पे आप बाइक रेंट कर सकते हैं, और ये बहुत इजीली अवेलेबल है। ये इसका जो रेंट आता है आपका पर डे का 24 आवर्स का, कुछ 175 to 300 थाई बात के बीच में फ्लक्चुएट होता है, एंड नेगोशिएट भी होता है इसमें। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए लेंगे तो आपको चीप पड़ेगा, बट इसके लिए आपको सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है इंटरनेशनल ट्रैवल परमिट, जो कि मैक्सिमम टूरिस्टों पे नहीं होता है, और वहाँ पे जाके फिर उनकी चालान और पेनल्टीज़ कटती हैं। सो अगर आपको थाईलैंड में बाइक यूज़ करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है आप इंडिया में अपने सिटी के RTO से इंटरनेशनल ट्रैवल परमिट बनवा लें, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है और अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ में ईजिली बन जाता है। सो ये लेके ही जाएं, इसके बिना आप बाइक रेंट ना करें। वहाँ पे बाइक रेंटल कंपनी या कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, बट जब भी आप चलाएंगे बाइक विदाउट लाइसेंस, पुलिस आपको पकड़ेगी तो आपको 400 थाई बात टू 500 थाई बात का चालान कटेगा, और आपको कम से कम 3-4 घंटा वेटिंग में जाएगा, तो बहुत ट्रबल है, आपका डे स्पॉइल होएगा। सो इंटरनेशनल ट्रैवल परमिट लेके जाएं और आप आराम से बाइक चलाइए, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप अच्छे से सिटी एक्सप्लोर भी करेंगे और पैसा भी बचाएंगे। बाइक रेंटल करने के लिए गाइस एक इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप बाइक रेंटल करें बाइक को अच्छे से चेक कर लें और उसका वीडियो बना लें प्रॉपरली, क्योंकि ये कहीं कहीं थाईलैंड में स्कैम चलता है कि जब आप बाइक रिटर्न करेंगे तो वो आपको बोलेंगे ये स्क्रैच आ गया, डेंट आ गया, और आपके डिपॉजिट में से वो अमाउंट कट कर देंगे। सो इस स्कैम से बचने के लिए बेटर है आप अच्छे से बाइक चेक करके लें
और दूसरा उसका वीडियो और फोटो कर लें, पूरा वीडियो बना लें और उसको दिखा दें शॉप वाले को कि मैंने वीडियो बनाया है, सो दैट वो स्कैम करने का सोचे भी नहीं। और दूसरा, मेजरली जगह पे आपको बोला जाएगा आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट उनको रखिए बाइक की सिक्योरिटी के लिए, सो वो ऑप्शन आप प्लीज़ ना लें। उसके अगेंस्ट अगर वो आपको बोलते हैं 2000 3000 थाई बात आप उन पे सिक्योरिटी का रखें, तो वो ऑप्शन आप चूज़ कीजिए प्लीज़, क्योंकि पासपोर्ट रखने में थोड़ा ट्रबल हो सकता है और स्कैम का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और अगर उनकी बाइक वालों की नीयत ख़राब हुई तो आप ट्रबल में आ सकते हैं। सो मेरा सजेशन है आप कोशिश करके पासपोर्ट ना दें उन्हें सिक्योरिटी के रूप में, और उसके अगेंस्ट आप कुछ थाई बात उनको जो भी है वो दें। अगर आपको कोई पासपोर्ट के लिए बाउंड कर रहा है तो मैं प्रेफर करूंगा आप 2-3 बाइक रेंटल कंपनीज को चेक कीजिए, कोई ना कोई आपको विदाउट पासपोर्ट बाइक जरूर देगा। वो लोग होटल का डिटेल्स वगैरह आपसे लेते हैं, तो आप उनको दे के एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट दे के 3,000 के अप्रॉक्स लेते हैं, आप अपना बाइक रेंट पे ले लीजिए, पर पासपोर्ट मत दीजिए। सो अब मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कुछ पैकिंग टिप्स थाईलैंड के लिए। अगर आप थाईलैंड के लिए अपनी पैकिंग कर रहे हैं, बैग पैक कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। थाईलैंड ओवरऑल द ईयर अपना थोड़ा गर्म टेम्परेचर रहता है, यानी सर्दी नहीं होती है। थाईलैंड इज़ नॉट लाइक रशिया एंड अदर कि आपको विंटर वेयर्स कैरी करने पड़ेंगे। तो थाईलैंड जब भी आप जाएं तो आप अपने साथ बरमूडास, शॉर्ट्स, कॉटन टी शर्ट्स और अपना पोलो शर्ट्स ये सब आप कैरी करें तो आपको बेटर रहेगा। काइंड ऑफ समर क्लॉथ्स आप कैरी करें, और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट स्विम वेयर, स्विमिंग ड्रेस ये आप ज़रूर कैरी करें, क्योंकि थाईलैंड में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो आप कोई ना कोई आइलैंड टूर जरूर करने वाले हैं। सो पानी में उतरना बिल्कुल फैक्ट है, भले आपको स्विमिंग आती है नहीं आती है, आप पानी में ज़रूर उतरेंगे वहाँ। तो अकॉर्डिंगली आप स्विम वेयर एंड ऑल कैरी जरूर कीजिए, उसके बिना मत जाइए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं, बहुत शॉप्स हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, बट वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, इंडिया के कंपेयर में बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा आपको। सो बेटर है आप इंडिया से ही अपना स्विम सेट या स्विम वेयर जो भी है कैरी कर लें। और अगर आपको कुछ यानी स्विमिंग के लिए एसेसरीज़ वगैरह लगती हैं तो वो भी आप कैरी कर लें इंडिया से, जैसे सनग्लासेस वगैरह हुए या कैप वगैरह हुई, वो भी आप सब यहीं से कैरी कर लें। बाकी वाटरप्रूफ मोबाइल कवर आपको थाईलैंड में जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छे मिलेंगे, वो आप वहाँ से ले सकते हैं, बहुत ड्यूरेबल होते हैं, तो वो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बाकी मैं ये प्रेफर करूँगा शॉर्ट्स एंड ऑल ये सब आप यहाँ से ले लें तो बेटर है। उम्मीद करता हूँ गाइस यहाँ तक आपको मेरा थाईलैंड वाला ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने पूरा देखा होगा, तभी आप ये पार्ट देख रहे हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे ऐसे बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत एक्साइटिंग वीडियोस और बहुत अलग अलग कंट्री के वीडियोस मिलेंगे देखने को, और बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कोई भी मेरा वीडियो अपलोड होगा, तो इससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ थाईलैंड ट्रिप से रिगार्डिंग और थाईलैंड से रिगार्डिंग कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको थाईलैंड ट्रिप के ड्यूरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत काम आएंगे, और यकीन मानिए आप मेरे को थैंक्स बोलेंगे बाद में आने के बाद। अगर ये टिप्स आप नोट कर लीजिए, इनको आप माइंड में रखिए, स्क्रीन पे आपके टिप्स आने वाले हैं, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आप रीड कर लीजिए। इनमें कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये टिप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे थाईलैंड में, क्योंकि थाईलैंड में कुछ रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं और वहाँ के कुछ रूल्स गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं, तो आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते। सो ये हैं थाईलैंड के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। गाइस, अगर आप चाहते हैं आपका नेक्स्ट इंटरनेशनल टूर मेमोरेबल रहे और बेस्ट टू बेस्ट हो, तो आप हमारे कंपनी को कांटेक्ट कीजिए, ट्रैवल विद अंकित। हम लोग इंटरनेशनल कस्टमाइज टूर्स प्लान करने में एक्सपर्ट हैं और हम सारे टूर्स अपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से प्लान करके देते हैं कस्टमर्स को। सो आपको कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, वी विल कंसल्ट यू। हम आपसे बात करके आपके अकॉर्डिंगली ट्रिप प्लान करके देंगे और हमारा गारंटी है वो आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। थैंक यू गाइस, सी यू सून।